नारी का सम्मान होता है वही समाज महान होता है। जिस घर में बेटी सुरक्षित होती है वही भविष्य रोशन होता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या हमारे समाज में महिलाओं को वो सुरक्षा और सम्मान मिल पा रहा है जिसकी उन्हें हकदार होना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं आकाश अग्रवाल और आप देख रहे हैं NS9 न्यूज। राजस्थान में पिछले एक दशक के दौरान बलात्कार, घरेलू हिंसा, साइबर अपराध, दहेज उत्पीड़न, बाल विवाह, महिला तस्करी और महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध लगातार चर्चाओं में रहे हैं। हर सरकार ने कानून सख्त करने और सुरक्षा के दावे किए, लेकिन सवाल आज भी वहीं खड़े हैं। क्या महिलाओं को वास्तव में सुरक्षित माहौल मिला? आज की बातचीत में हम किसी राजनीतिक भाषण के लिए नहीं बल्कि सीधे और स्पष्ट जवाबों के लिए बैठे हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं राजस्थान की राजनीति का एक जाना पहचाना चेहरा, पूर्व राजस्थान राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष, भाजपा की वरिष्ठ नेत्री और लंबे समय से महिला अधिकारों के मुद्दों पर सक्रिय आवाज सुमन शर्मा जी। सुमन जी, आपका NS9 न्यूज के इस खास पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत है। मैम, आपसे सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे कि आपके राजनीतिक सफर की शुरुआत कैसे हुई? आकाश जी, यदि मैं कहूं कि मेरा राजनीति में आना एक एक्सीडेंटल इशू ही हो सकता है, वरना हमारे परिवार में कोई दूर दूर तक राजनीति से किसी का वास्ता नहीं था। सब लोग टेक्नोक्रेट जिसको कहते हैं ना, इंजीनियरिंग फील्ड के आदमी थे, चाहे मेरे पिताजी हों, चाहे मेरे हस्बैंड हो या मेरे ससुराल पक्ष के लोग हों, सब लोग इसी फील्ड में थे। मतलब सरकारी नौकरी करना और अपने जीवन को आगे बढ़ाना, इतना ही। लेकिन मेरा ब्याह के उपरांत जयपुर आना हुआ और यहाँ मैं MA में राजस्थान यूनिवर्सिटी में एडमिशन ली। और उसी समय जब जिस दशक में मैंने एडमिशन लिया था, उस दशक में राम जन्मभूमि एक आंदोलन बहुत उग्र हो रहा था, धीरे धीरे अपनी आवाज़ को आगे बढ़ा रहा था। मैं उस आंदोलन से जुड़ गई। राष्ट्रीय सेविका समिति एक RSS का ही एक विंग होता है, उसके माध्यम से जुड़ी और जुड़ती चली गई। राजनीति में कब ये सफ़र बदल गया मुझे खुद पता नहीं चला। मैं आई थी राम जन्मभूमि से अट्रैक्ट होके कि मैं कुछ करना चाहती हूँ, राम जन्मभूमि के आंदोलन में कूदना चाहती थी, उसमें करना चाहती थी, शिला पूजन और ये सारी चीज़ें आप लोग को याद होगा। अगर उस दशक में बहुत ये अभियान चला था, राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण कोई सामान्य बात नहीं है। आज आप लोग को तो लगता होगा कि निर्माण, लेकिन उसके पीछे बहुत लंबी कहानी थी। तो उससे जुड़ना और मेरे विचार, चूँकि मेरे दिमाग में उस समय तक यही था कि मुझे पढ़ना है, अपने मास्टर्स को कंप्लीट करना है, उसके बाद मैं साथ ही मैं राजस्थान के RS की एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की तैयारी कर रही थी। लेकिन वो सब धरा का धरा रह गया। राजनीतिक क्षेत्र बदला और राम जन्मभूमि के कार्य से शुरू होकर राष्ट्रीय सेविका समिति के सफ़र के बाद 94 में 74 अमेंडमेंट हुआ था, जिसको लेके महिलाओं को आरक्षण मिला था छोटे निकायों में, नगर निगम और इन सब में। तो उसमें जहाँ मैं रहती थी वो वार्ड महिला वार्ड हुआ था और वहाँ लोगों ने तय किया, जो हमारे सब लोग थे उन लोगों ने तय किया कि आपको चुनाव लड़ना है। और वहीं से मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी का सफ़र बदला। मैं कहाँ मतलब एकेडमी में जाना चाह रही थी, नौकरी करना चाह रही थी, और बदल के राजनीति की तरफ मेरी दिशा आ गई। तो एक सब विदाउट प्लानिंग, माने एक प्लान से लोग आते हैं, मैं विदाउट प्लानिंग, इसलिए ही मैं कहती हूँ कि एक्सीडेंटल है ये, कि उस समय मैं वहाँ थी और ये चीज़ हुई और मैं राजनीति में आ गई। आप राज्य महिला आयोग की अध्यक्षा रही हैं और इस दौरान आपने कई ऐसे इंसिडेंट फेस किए होंगे, तो ऐसा कोई कठिन जो केस आपके सामने आया आपके कार्यकाल के दौरान, उसे हमारे साथ साझा करें। देखिए आकाश जी, वो 3 वर्ष मेरे लिए बहुत ही मैं सोचती हूँ कि मुझे जीवन के वो सारे चीज़ों का अनुभव वहाँ उन 3 वर्षों में हुआ। जो चीज़ मैं बाहर से देखती थी महिलाओं के आंदोलन से जुड़ के, और जब उस कुर्सी पे बैठी मैं, तो मुझे लगा कि यहाँ मुझे निर्णय करना है। यहाँ केवल मुझे वो जो कहते हैं ना कि आश्वासन नहीं देना है। और जो जटिलता मुझे कुर्सी पे बैठने के पहले बाहर से दिखती थी, वो अंदर आने के बाद वो और भी जटिलताएँ मेरे सामने आईं। लेकिन ये एक बात मैं जानती हूँ कि अगर आप में इच्छा शक्ति हो और ईमानदार चेष्टा आपके साथ जुड़ी है तो आप उस चीज़ को बदल सकते हो। और मैंने वो चेष्टा की कि मेरे कार्यकाल में जब मैं उस कुर्सी पे बैठी हूँ तो मैं नारी महिलाओं के लिए हूँ, तो उनके न्याय को दे सकूँ, उनकी बात को सुन सकूँ और उनको जो मिलना चाहिए वो हक उन्हें मिले। इसकी पूरी चेष्टा मैंने की। पर एक घटना जो मुझे बहुत
मैं कहूँ कि मुझे बहुत उद्वेलित कर दिया कि समाज में महिलाओं की सुरक्षा को लेके सरकार की तरफ से, हमारी तरफ से बहुत सारे इवेंट मूवमेंट चलते हैं, लेकिन अभी भी कई जगह ऐसे यहाँ पे आके रुकना पड़ता है और शब्दहीन हो जाते हैं हम लोग। वो एक घटना थी कि राजस्थान, आप जानते हैं हरियाणा, राजस्थान और पंजाब पर्टिकुलर खाप को लेके बहुत मशहूर है। खाप पंचायतें, भोपा, डायन, ये सब कुछ ऐसी प्रथाएं, आडा साडा, ये प्रथाएं हमारे समाज के लिए कलंकित हैं, कलंकित करती हैं। उनसे हम लड़ भी रहे थे। तो एक केस मेरे पास आया था जो खाप पंचायत से पीड़ित थी। एक बालिका ने अपनी मनपसंद शादी अपने दूसरे जाति के अंतर्जातीय विवाह में कर लिया था, जो खाप को बर्दाश्त नहीं हुआ और उस खाप के लोगों ने उस परिवार के साथ मिलकर उस लड़की को इतनी यातनाएं दी कि उसके बाल तक काट दिए गए, उसके पूरे करंट उसके बॉडी में दिए गए, जगह जगह बिजली से जलाया गया। इतना विभत्स, बाल ऐसे काटे गए थे कि आप उसकी शक्ल देखते तो पहचानते नहीं। मेरे पास ये उड़ते हुए खबर मिली, मैंने उस लड़की को रेस्क्यू किया और रेस्क्यू करके मैं उसको अपने आयोग ले आई और बातचीत की, सारी चीज़ें हुई। और उसके बाद उसके पिता और दूसरे एक तरफ के भी पेरेंट्स आए। और फिर एक बात मैं कहना चाहूँगी कि जितना पावर उस कुर्सी में नहीं था या उस आयोग में नहीं था, उससे ज़्यादा मैं उस पावर का डर दिखा के उनकी मानसिकता को बदलने की चेष्टा की। तो वो क्षण मेरे लिए बहुत हिलाने वाला था कि किस तरह लड़की को एक खाप पंचायत की सज़ा भुगतनी पड़ती है। अगर कोई मनपसंद अपनी शादी अपनी इच्छा से कर लेती लड़की, बुरी तरह से दागा गया तो उसको पहले मेडिकल ट्रीटमेंट दे के मैंने ठीक किया। लेकिन सफलता तब मिली, हिल गई थी मैं उस घटना को देख के, लेकिन सफलता तब मिली कि जब उनके माँ बाप को, उनके परिवार को, सबको राजी करके, आपको आश्चर्य होगा कि एक सुखद और एक इतिहास भी बना हमारे महिला आयोग के टेन्योर का कि महिला आयोग में मैंने उसका विवाह करवाया। तो बहुत हेडलाइन बने थे समाचार पत्रों में कि आयोग में शहनाई बजाई। जहां आंसू दिखाई देते थे, रोते हुए लोग दिखते थे, वहां शहनाई का बजना एक बहुत बड़ी घटना थी और इसको मेरे ख्याल से बहुत तवज्जो मिली थी और बहुत बड़ी चर्चा बनी थी। तो एक दर्द वो कि उसको देखना, उससे मेरा मिलना, और दूसरे दर्द का समाधान जब उसका विवाह होता है, उसका परिवार उसको स्वीकार करता है, दोनों परिवार मिलजुल के शादी करते हैं, उसको फिर बाद में बच्ची हुई, उस बच्ची को हमने आयोग की बेटी बनाया और उसकी पूरी देखभाल। आज भी, अब मैं वहाँ नहीं हूँ लेकिन वो मेरे संपर्क में है, कहीं कोई कठिनाई दिक्कत आती है तो मैं बिल्कुल हेल्प करती हूँ। तो ये दो घटनाएं जो थी, एक तो कष्ट लेकिन एक सुखद, ये मुझे जीवन भर याद रहेंगी। कई दुआएं मिलती हैं अगर इस तरह के काम किए जाएं तो। हाँ, ऐसा होता है। लोग कहते हैं कि सीधे भगवान के खाते में जाता है ये। जी। एक सरकार की तरफ से, आयोग की तरफ से बाल विवाह जैसा मुद्दा है, उसके लिए क्या काम किए आपके कार्यकाल के दौरान? और आज भी वो चीज़ें काफ़ी हद तक देखी जा रही हैं, गांवों की साइड देखा जाए, तो इसे लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं जब आयोग में थी मैं 2015 से 18 के बीच में, तो बाल विवाह को लेकर सरकार हर बार आखा तीज एक स्पेशल डे आता है जो बाल विवाह के लिए राजस्थान में बहुत फेमस है। एक साल, 1.5 साल, 2 साल के बच्चों के माथे में तिलक लगा के उनका विवाह करा दिया जाता है। और ये सारी चीज़ें गाँवों से भी सुनने को मिलती थी। हम लोग बहुत, मेरे दिमाग में भी ये था, चूँकि मैं जब मूवमेंट में जुड़ी हुई थी महिलाओं के इस सब, तो दिमाग में ये था। तो मेरे जाने के बाद मैंने ये चेष्टा की कि जितने, चूँकि इस अभियान का आखा तीज के आसपास ही हम अभियान चलाते थे। मैंने कहा ये अभियान आखा तीज के करीब चलाने से फ़ायदा नहीं होगा, ये आपको सालों भर चलाने वाला कार्यक्रम है। क्योंकि जब तक हम मानसिकता नहीं बदलेंगे तब तक पुलिस फोर्स पे हम विवाह को नहीं रोक सकते हैं, या कलेक्टर के स्थिति में मैंने स्तर पे हो या नीचे वीडियो या पंचायतों स्तर पे, आपको एक सर्वव्यापी, मतलब आंदोलन नहीं कहूँ, एक मूवमेंट चलाना पड़ेगा लोगों की मानसिकता बदलने के लिए। और ये साल भर चलेगा तभी असर आएगा, मतलब पूरे समय चलेगा। तो परिवर्तन भी नज़र आया, क्योंकि पहली चीज़ तो ये कि हमने उन बेटियों को जागरूक किया जो 16 साल की नहीं होती थी और उनकी शादी कर दी जाती थी, चाहे 10 साल की हो, चाहे 12 साल की हो। मोबाइल का ज़माना था, सब कुछ लड़कियों ने हमें कॉल करना चालू किया कि हमारी शादी ज़बरदस्ती कर रहे हैं। तो फिर हमने कलेक्टर के थ्रू उसको रुकवाने की चेष्टा की। तो 2-3-4 चीज़ ऐसी नज़ीर बन गई कि बाद में शादी करने वाले लोग डर गए, कोई ना कोई हमें सूचना देने लगा। और समाज, जब गाँव में हमने कैंप किया और
सरपंच के स्तर पे जाके हम लोगों ने इसका जन जागरण जिसको हम कहते हैं हमने किया। तो गांव में आया और मुझे परिवर्तन भी लगा, काफ़ी परिवर्तन लगा कि विरोध के मैंने मोहल्ले के लोग भी अगर कहीं शादी हो रही है तो पड़ोसी अड़ोसी भी इन्फॉर्म करने लगा और वो शादी रुकने लगी। और रेशियो 18 तक का तो मैं बता सकती हूँ कि 18 में जब मैं छोड़ रही थी आयोग, उस समय तक रेशियो काफ़ी कम हो गए थे। नॉट ओनली बाल विवाह, एक इशू और हमारे यहाँ बहुत था, भोपा वाला का एक घटना आपको बताऊंगी चूँकि वो मुझे हमेशा याद रहता है कि भीलवाड़ा हमारा एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ बहुत ज़्यादा ही भोपे का बहुत चलता है। जूते में पानी डाल के पिलाना, गर्म सरिये से दागना कि आपको अगर बीमारी है, आपके बच्चे हैं, आपको बच्चा नहीं हो रहा है, आपके बच्चे बीमार हैं तो भी भोपा ही इलाज करेगा, जबकि भोपा के पास कोई डिग्री नहीं होती थी। और भोपा लोग अंधविश्वास कि चिमटे से सेकना आपका बुखार उतर जाएगा। तो हमने उनके बुखार उतारने की बहुत चेष्टा की और बुखार उतारा भी। जब मैं आयोग में थी हमारे पास इतने पावर नहीं थे, लेकिन मैंने अपनी हिम्मत से वहाँ मैं पहुँची, कलेक्टर के माध्यम से, सब लोगों के माध्यम से। एक भोपा बहुत प्रताड़ित कर रहा था बालिकाओं को, महिलाओं को, उसको मैंने गिरफ्तार करवाया और सलाखों के पीछे भेजा। तो ये मैसेज बहुत मैंने स्प्रेड हुआ समाज में कि भोपा गिरफ्तार हो गया और जेल चला गया। तो वहाँ ऐसे नकली भोपे जो कई घूम रहे थे वो सब वहाँ अपना अपना स्थान छोड़ दिए। तो ऐसे भोपों में भी बहुत परिवर्तन हुआ था। तो एक ये सब स्टेप थे जो आयोग को करना चाहिए, कोई भी आयोग में रहे ये सब स्टेप पे नज़र रखना चाहिए। इंतज़ार ये नहीं होना चाहिए कि हमारे पास कंप्लेनेंट आए, कि कोई आए कि मेरा घर उजड़ गया है, मेरे साथ ये हो गया, तब मैं शुरू करूं अपना काम। हमारा काम, आयोग का काम ये है कि आपके क्षेत्र में, आपके राज्य में, आपके आसपास जो चीज़ें फैली हुई है उस पर पहले आप पहुंचो, आप पहुंच के उसको करो, कैरी ऑन करके लाओ, तभी खत्म होगा। पीड़ित का इंतजार मत करो, पीड़ित बनने मत दो, ये हमारी चेष्टा रही। क्योंकि सरकार तमाम जागरूकता अभियान चलाती है, आज भी उसके बावजूद भी ऐसे जो मुद्दे हैं महिलाओं के खिलाफ, जो बलात्कार है, हिंसा है, दहेज है, बाल विवाह की हमने बात की, ऐसे कई मुद्दे आज भी जीवंत है। क्यों हम इन चीज़ों को खत्म नहीं कर पा रहे? कहाँ आपको लगता है कि इस चीज़ में रोड़ा सामने आया? आकाश जी, बहुत ही पीड़ा होती है जब हम आज़ादी के 70-72 साल के बाद आज इस डिबेट पे, इस विषय पे आज भी चर्चा करते हैं, जबकि महिलाओं को बहुत स्वतंत्रता, बहुत सारे कानून, बहुत सारी चर्चाएं, सब चीज़ महिलाओं के लिए हम हर सरकारों में सुनते हैं। ये सरकार हो चाहे कोई सरकार हो, योजनाएं महिलाओं को सेंटर में रख के बनाई जाती है। सुरक्षा हमारा सबसे बड़ा इशू रहा, सुरक्षा पे भी हम लोगों ने कई कानून बनाए हमारी तरफ से, बहुत त्वरित गति से। सब सरकारें करती है, मैं किसी एक को क्रिटिसाइज़ नहीं करूँगी, ना मैं अपनी पीठ थपथपाऊँगी कि मैंने ही बहुत परिवर्तन किया। लेकिन दुखदाई स्थिति अब जो सामने आ रही है, हम जो देखते हैं, जब मैं राजस्थान में 2015 की बात करूँ तो राजस्थान एट्रोसिटीज़ में नंबर 1 हो चुका था। हम लोगों ने अपने प्रयासों से उसको हम 5वें नंबर पे ले गए थे। फिर ये बीच में सरकार बदली और फिर वो घटना वही रहा। तो ये तेरा मेरा बाइट करने का इशू नहीं है। इशू दुख तब होता है कि जब आज महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं, हम पढ़ लिख गए, हम शिक्षित हो गए, हम इकोनॉमिकली साउंड हो गए, लेकिन फिर भी हम घरेलू हिंसा के शिकार अपने घर के अंदर ही हो रहे हैं। हम सड़क पे चल रहे हैं, अपने वर्किंग प्लेस पे हमारे साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, हमारी बच्चियों को नहीं बख्शा जा रहा है। ऐसा वातावरण बन रहा है, अगर आपने अभी गंगानगर की घटना सुनी होगी, जो रोंगटे खड़े कर देते हैं, इतने रोंगटे खड़े होते हैं कि लगता है कि ये जीवन मतलब बेटियों के लिए है या नहीं है। किस तरह से उसको रौंदा गया समाज के उन दानवों के द्वारा। अब इसमें हम कहें कि सरकार की गलती है या सरकार की पुलिसिंग व्यवस्था की गलती है, ये कहाँ कहाँ सरकार खड़ी रहेगी या कहाँ कहाँ पुलिस खड़ी रहेगी। जब एक रिक्शा वाला जाता है, उस बच्ची को लेके बेचता है और फिर होटल दर होटल, तो जो सामाजिक पतन, मुझे जो लगता है कि महिलाओं के उत्थान में ये बाधाएं जो आ रही हैं, सरकार ने पूरी चेष्टा की, सरकार अपनी तरफ से हर दिन चेष्टा करती है। हम पढ़ लिख भी गए, पहले था कि एजुकेशन नहीं है भाई, आप शिक्षा दीजिए, सब चीज़ हो गया, उसके बाद भी ये चीज़ें हो रही हैं। तो मुझे लगता है कि सामाजिक पतन की ओर इशारा करती है। लेकिन सवाल मैडम सबसे बड़ा ये है कि सरकार से ऊपर कौन? अगर सरकार नहीं रोकेगी या सरकार नहीं रोक पाएगी तो कौन रोकेगा? सरकार के रोकने और सरकार से ऊपर का मतलब नहीं है। जब सामाजिक ताना बाना आपका बिखरता है, जिस घर में हम अपने बच्चे को पैदा करते हैं और हम वहाँ से संस्कार विहीन बच्चे को बाहर समाज में देते हैं, ये जितने भी बलात्कारी हैं या जितने भी रेपिस्ट हैं या जितने भी जो जिस किस्म के लोग हैं, ये हमारे आपके बीच के ही हैं, हमारे ही बच्चे हैं। कोई एलियन तो है नहीं कि ऊपर से उतर के आए और घटना करके चले गए, ये हमारे द्वारा। तो हमने बहुत
स्टडी किया इस पे कि आखिर सरकार रोक नहीं पा रही है, इसके पीछे कारण क्या है। सरकार इतनी सुविधा दे रही है, इतना मुस्तैदी के साथ दे रही है, मैसेजेस दे रही है, सब कुछ कर रही है, लेकिन ये रुकने के बजाय बढ़ता ही जा रहा है और इतने विकृत रूप में बढ़ता जा रहा है कि अब पहले तो रेप करके छोड़ दे, अब तो रेप करके मार देते हैं, निशान ही मिटा देते हैं कि ना एविडेंस होगा ना कुछ होगा तो केस खत्म हो जाएगा। तो ये इसका एक कारण जो मुझे लगता है कि ऐसे विक्षिप्त, ये सामान्य लोगों का काम नहीं है, हमारे आपके जैसे लोगों का काम नहीं है। ये विक्षिप्त जो मानसिक रोगी हैं, चाहे हमारे घर से ही निकल रहे हैं, क्योंकि उनकी जो प्रारंभिक शिक्षा परिवार की तरफ से होनी चाहिए, शायद वो हम खत्म करते जा रहे हैं। आजकल बिल्कुल शून्य कर दिया, क्योंकि मैं भी अपने कैरियर बनाने में लगी हूँ, मेरे हस्बैंड भी अपने कैरियर बनाने में लग रहे हैं, मेरा बच्चा नैनी या इनके भरोसे पल रहा है, तो फिर या वो सारे समय ऐसी जगह जा रहा है जहाँ उसको पारिवारिक माहौल नहीं, जो मॉरल शिक्षा स्कूल और टीचर या आपको यूनिवर्सिटी से नहीं मिलेगी, वो आपके माँ के कोख से शुरू होकर आपके प्रारंभिक अवस्था में जो माँ बाप का, दादा दादी का ये जो एक ज्ञान प्रदान करने की चेष्टा, बातों बातों में ही खेलते खेलते देना, वो चीज़ें आजकल बंद हो गई है। घर न्यूक्लियर हो गया है, जहाँ वाइफ हस्बैंड एक बच्चा और 3-4 सर्वेंट के बीच में आजकल घर का कॉन्सेप्ट हो गया। सामूहिक संयुक्त परिवार के कई डिमेरिट्स लोग बोलते थे, लेकिन आज मुझे लगता है कि संयुक्त परिवार की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि जो नानी दादी की लोरियों से, दादा के शिक्षा भरी बातों से बच्चों में ज्ञान का बीजारोपण होता था, उसका अभाव हो गया। और उसी का कारण है कि आज हमारे युवा बहुत अवसाद में रह रहे हैं, युवा बहुत से विक्षिप्त से हो रहे हैं और इस प्रकार के मानसिक रोगी होकर समाज को इस प्रकार के दृश्य दिखा रहे हैं। ये बहुत ही कष्टप्रद है। सुनने में लगता है कि ये तो सरकार अपने से बचने के लिए इस ओर इशारा कर रही है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि अगर साइकोलॉजी के जो लोग हैं या जो लोग आज देश में मानसिक रोगी की संख्या इतनी क्यों बढ़ रही है, इन सब पे स्टडी होगा तो आपको पता चलेगा कि सरकार, पुलिस व्यवस्था हर जगह नहीं हो सकती। आपके घर के अंदर कैसे होगा? जब दादा पोती को रेप कर दे रहा है तो पुलिस घर के अंदर आएगी क्या? सरकार तो घर के अंदर आएगी? ताजा उदाहरण है, वो आयुषी वाला भी उदाहरण, वही सारी चीजें हैं। बेटी माँ का कत्ल कर दे रही है नौकरी के लिए, तो आप किस समाज के ओर बढ़ रहे हैं? और हर चीज सरकार कैसे करेगी ये बताइए। मैं सरकार को बचाने की चेष्टा नहीं कर रही हूँ कि भाई सरकार को बचा रहे, सरकारें कोशिश करती है, सरकारें आपको रूल्स देती है, सरकारें आपको रेगुलेशंस देती है, कोर्ट आपको न्याय देने के लिए है, सारी चीज़ें हैं। लेकिन ये करने के बाद, जैसे आयुषी के केस में भी हम लोग ने देखे थे और इस घटना में देखा है कि हम एक जुडिशरी की ओर इशारा करते हैं कि प्रशासन, जुडिशरी में थोड़ा सा निर्णय जब लेट होता है तो मुझे लगता है कि ऐसे माने विक्षिप्त लोगों का मनोबल बढ़ता है कि जेल चले जाएंगे, सुनवाई पे सुनवाई होगी, तारीख पे तारीख होगा और फिर हम छूट जाएंगे। क्योंकि ह्यूमन राइट्स बहुत स्ट्रांग है इस देश में, ह्यूमन राइट इतना स्ट्रांग है कि उसको बचाने वाले भी 4 लोग आ जाते हैं और उसकी घटना पे पर्दा डालने वाले भी लोग आ जाते हैं। तो कई बार लगता है कि तालिबानी बन जाएं हम, कई बार दिल मेरा करता है मैं इस पोस्ट पे बैठ के, यहाँ बैठ के ऐसी बात ना कर, लेकिन तालिबानी होने का मतलब ये होता है कि शूट एट साइट, क्योंकि उनको इतना लंबे प्रक्रिया से गुजरने पे जो बच्ची मर गई, बलात्कार की शिकार हो गई या जो हो गया, उसके माँ बाप जिस तरह से जीवन भर मरते हैं, तो उसको वो डेट पे डेट, तारीख पे तारीख वहाँ जाके फिर बचाने की चेष्टा, और बच भी जाते हैं। कई लोगों को हमने बचते देखा है, ना फांसी मिलती है ना कुछ मिलती है। तो ज़रूरी है कि कुछ ऐसा, चूँकि समाज की तरफ, आप सरकार की तरफ इशारा कर रहे हैं, तो सरकार की तरफ से इन सब जो जुडिशियरी व्यवस्था है उस पर मैं क्वेश्चन मार्क नहीं लगा रही हूँ, लेकिन उसमें बहुत परिवर्तन की आवश्यकता है। देश के कई कानून बदले हैं, तो कुछ ऐसे कानून भी आए जो रिलैक्स करते हैं ऐसे लोगों को। वैसे कानून सकता है कि सूट एंड साइट तो नहीं, लेकिन मौके पे ही निर्णय हो और समाज को एक एग्जाम्पल के रूप में नजर आए। तो ऐसे करने वाले थोड़ा डरेंगे, क्योंकि कहते हैं भय बिन होए न प्रीत। जब तक आप भय नहीं दिखाएंगे तब तक संभव नहीं है, क्योंकि जितनी लंबी हमारी न्यायिक व्यवस्था है तो जो दर्द होता है ना अंदर, जो घटना को लेकर वो खत्म हो जाता है धीरे धीरे करके, लोग भी भूल जाते हैं, लोगों के दिमाग से भी खत्म हो जाता है। तो अब आज जैसे गंगानगर का एपिसोड है, उस अब देखिए उसकी न्यायिक प्रक्रिया, ट्रायल पे ट्रायल, कोर्ट, जबकि फास्ट ट्रैक कोर्ट भी है, सब चीज़ है। एक सरकार ने अच्छा काम किया कि उन 9-10 लोगों को पकड़ लिया, लेकिन 32 लोग की तलाश है, 10-12 लोग पकड़े गए, कुछ होटल्स तोड़े गए, ऑटो रिक्शा वाले को भी किया गया। अब ये पूछताछ, ट्रायल रिजल्ट नहीं आ रहा है ना सामने।
जो रिजल्ट नहीं आ रहा है, उनके लिए, न्याय के लिए वो भी थक जाता है, टूट जाता है। कोर्ट में मैं पीड़िताओं की माँ को कोर्ट में जाते हुए देखी हूँ, क्या हालत होती है उनकी। और जब जिरह होता है जब सामने, उस समय एक बार रेप तो बेटी का हुआ और बार बार कोर्ट में जिरह में जो होता है वो भी बहुत जलालत वाला। तो कुछ कानून ऐसा होना चाहिए कि एट द साइट, एट द मोमेंट निर्णय होना चाहिए। जब दिख रहा है कि ये चीज़ ऐसे हुआ है, उसके लिए फिर बचाव पक्ष और या उसकी बात सुनने की आवश्यकता क्या है। जिसने ये कत्ल किया, जिसने ये रेप किया, उसको सुनने का अवसर क्यों देना, मुझे ये समझ में नहीं आता है। उस सुनने का अवसर देने से ही लंबा प्रक्रिया होता है, उसको एकदम एट स्पॉट होना चाहिए निर्णय। क्यों ये घटनाएं हो रही हैं और क्यों इन्हें जड़ से खत्म नहीं किया जा सकता? क्या जड़ है इनकी आपकी नज़र में? बेसिकली जड़ की बात मैंने आपको बताई ना कि पारिवारिक ताना बाना। एक तो डर खत्म हो गया, जुडिशियरी व्यवस्था इतनी लंबी हो जाती प्रक्रिया कि उनको लगता है चलो जेल में जाएंगे, जेल में भी समूह बना लेंगे और टाइम पास हो जाएगा, फिर छूट के आ जाएंगे। ये सारी चीज़ें जो बहुत सरल प्रक्रिया है ना दंड की, जो थोड़ी दंड हार्ड होना चाहिए जिससे लोगों में डर हो, वो एक नज़ीर पेश होना चाहिए कि ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा। तो वो थोड़ा बहुत ही फ्लैक्सिबल है, मुझे लगता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि हम डर का संदेश देंगे, क्योंकि जब हम यूएई या उन कंट्रीज़ में देखते हैं कि वहाँ किस तरह से मार के, कोड़े मार के घसीटा जाता है, मतलब फांसी दे दी जाती है एट साइट, तो वो डर बनता है। तो वहाँ कुछ घटनाएं कम सी होती होंगी, ऐसा मैं नहीं कह सकती कि वहाँ बिल्कुल नहीं होती होंगी, लेकिन कुछ डर बनता है कि वो फिर कानून की पालना करते हैं, नियम और कायदे का। और जहाँ तक दूसरा, मैं समाज, जो मुझे स्वयं अपने समाज को, अपने घर को, बच्चों के निर्माण में समय देना है, वो देना चाहिए। क्योंकि एक दिन की ये समस्या नहीं है, ये सालों से बनती है और फिर बन के आपको परेशान करती है, और समाज में ऐसे कहानी किस्से हमारे सामने आते हैं। क्या आपको लगता है कि इंडियन कल्चर और वेस्टर्न कल्चर, क्योंकि आज के दौर में जो हमारा है, हमारे भारत में वेस्टर्न कल्चर का काफ़ी प्रभाव देखा जा रहा है, क्या आप जिम्मेदार मानती हैं आधुनिक ये जो घटनाएं हो रही हैं, रेप हो रहे हैं, बलात्कार, इस टाइप की जो हिंसाएं हो रही हैं, क्या आप इसे जिम्मेदार मानती हैं? देखिए, मैं एक सरल भाषा में तो ये कह सकती हूँ कि जो देश उन्नति तरक्की की ओर बढ़ता है, गांव से शहर, शहर से देश और देश से फिर विदेश, ये एक ग्लोबलाइजेशन का युग है जहां हम अगर ताल से ताल मिला के नहीं चलेंगे तो हम पिछड़े देश की श्रेणी में आ जाएंगे। बढ़ना है आपको, लेकिन हमारी संस्कृति का दोहन नहीं होना चाहिए। हम सभ्यताओं का जो दोहन करते हैं, ये दोहन नहीं होना चाहिए। हम पाश्चात्य संस्कृति, पाश्चात्य जाएँ, विदेश जाएँ, शिक्षा प्राप्त करें, आएँ, लेकिन वहाँ के जो अब वो वहाँ भी अवगुण है, वो गुण नहीं है। बहु विवाह होना, शादी करना, तलाक देना, बहुत 14 साल में माँ बाप और बच्चे अलग हो जाना, ये सारी चीज़ें अब वो लोग पसंद करने लगे हैं इंडिया की स्थिति को कि भाई 7 जन्मों का कैसे बंधन निभाते हैं, एक शादी 7 जन्मों तक के लिए कमिटमेंट, इतने साल तक कैसे शादी चलती है, इतनी टिकाऊ कैसे, वो लोग इस पर स्टडी करें। लेकिन हम लोग आज के भागते युग में अपने आप को बहुत सारे बंधनों से मुक्त करना चाहते हैं। हमें लगता है कि हम बंधन, शादी को बंधन मानने लगे, बच्चे को बंधन मानने लगे, पारिवारिक व्यवस्था को बंधन मानने लगे। इन बंधनों से मुक्त हुए तो कई चीज़ें हमारे में प्रवेश कर गई जो हमें एक मैं कहूँ कि सुखद नागरिक के रूप में देश के निर्माण कार्य में हमारा सहयोग नहीं दिखता है। चूँकि ताने बाने जब भी पारिवारिक व्यवस्था के बिगड़ते हैं और अपने संस्कृति के टूटते हैं, जैसे देखिए हम सामाजिक प्राणी हैं, हम सब कहते हैं कि हम समाज में रहते हैं, हम सब सामाजिक प्राणी हैं। तो समाज में रहने के एक रूल, एक कायदा, एक सिस्टम है जो हमें आज से नहीं, वैदिक काल से मिले हुए। उस व्यवस्था में चूँकि हम भारत में रहते हैं तो अपने वैदिक काल और वैदिक युग को हम लोग बहुत याद करते हैं, और कितने महापुरुष और सब लोगों को देखा और किस प्रकार हमारा समाज चलेगा, इसकी भी स्थापना उसी समय हुई। तो उन बंधनों को जब हम तोड़ने की चेष्टा करते हैं तो ये सब माने रेसिप्रोकल है। आप उनको तोड़ोगे तो जो जिसको तोड़ रहे हो वो आप में प्रवेश करेगा, वो सारे अवगुण आप में आएंगे। तो ये एक कारण ये भी है। लेकिन फिर भी मैं ये उम्मीद करती हूँ कि भारत की जो हमारी सनातनी व्यवस्था है, या भारत में जो हमारे यहाँ कल्चरल है, इतना रिच कल्चर है जिसको दुनिया देखती है और सीखने की चेष्टा करती है, ये जब तक है तब तक हमारा देश आसानी से टूट नहीं सकता है। अभी ये एक संक्रमण का युग है जहाँ बच्चे और हम सबके दिमाग में इस प्रकार की बातें आई है, सुधार होगा। अब एक सुखद स्थिति मुझे ये भी कहते हुए बहुत खुशी होती है कि आज के युवा को आप देखें, पहले मंदिर जाना, जो भी आपका धर्म स्थल है, चाहे वो मस्जिद हो, चाहे मंदिर हो, चाहे गिरजाघर हो, गुरुद्वारा हो, बहुत युवाओं की संख्या नहीं हुआ करती थी, बुजुर्ग और महिलाओं की संख्या होती थी। आज हम यूथ को भी देखते हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ डेविएशंस तो नज़र आ रहे हैं और ये परिवर्तन हमें सुखद यात्रा की ओर ले जाएगा, मैं ऐसा सोचती हूँ।
क्या लगता है कि अब जो राजनीति है आज की, और आज की जो सियासत है, अगर सरकार में आपको भूमिका कोई दी जाए तो क्या भूमिका लेना पसंद करेंगे? मेरा एक थीम है लाइफ का। जब मैं राजनीति को अपना करियर बनाई तो मेरे लाइफ में मैंने एक कि अपने लिए जिए तो क्या जिए, ए दिल तू जी जमाने के लिए, और इसी के लिए, और जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। ये दो चीज़ को लेके मैं अपने जीवन में आगे बढ़ती रही। राजनीति के एक ऐसी मैं कहूँ कि डगर है कि बहुत यहाँ अनसर्टेनिटी है। आप सर्टेन नहीं कर सकते कि ये हमारे लिए योग्य जगह है, इस पे मैं ही बैठूंगी और मेरा ही चयन होगा। हमारे जैसे लाखों कार्यकर्ता हैं, सबकी इच्छा है, हमारी भी इच्छा है कि मैं कुछ आगे बढ़ूं, मैं ये बनूं, और जब भी कुछ बनूं, इतना ज़रूर मुझ में है कि जब भी कुछ बने केंद्र बिंदु में महिलाएं ही रहेगी। चाहे देश के, अब नारी शक्ति वंदन, मैं देश के प्रधानमंत्री जी को बहुत साधुवाद देना चाहूँगी कि छोटी पंचायतों में तो हमें रिजर्वेशन मिला और हम लोग निकल के लीडरशिप के रूप में तैयार हुए, सब महिला लीडर काफ़ी तैयार हुई। अब बड़ी सदन में भी हमें शीघ्र, चूँकि मोदी जी चाहते हैं कि 33% महिलाओं को बड़ी सदन में मिले, इसीलिए नारी शक्ति वंदन लाया गया। लेकिन कुछ ऐसे राजनीतिज्ञ लोग हैं जो परिवारवाद में विश्वास करते हैं और वो परिवार के लोग ही राजनीति में आए, हम जैसी सामान्य महिलाएं उस अपर सदन में नहीं पहुंचे, इसलिए वो इस बिल का विरोध कर रहे हैं। लेकिन उम्मीद है, मोदी है तो मुमकिन है, हम सब ये मानते हैं, और हमें आने वाले समय 29 में हमें लगता है कि हमें नारी शक्ति वंदन के तहत 33% आरक्षण मिलेगा। तब आप हमें किसी न किसी सदन में ज़रूर देखेंगे, चाहे वो लोअर हो या अपर हो, हम सब नज़र आएंगे। 33 बहुत कलरफुल हमारा, पूरी महिलाओं के द्वारा जब 33% महिलाएं पहुंचेंगी तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि वो विधानसभा में कैसे महिलाओं के लिए नीतियां बनेंगी, कैसे महिलाओं के लिए इम्प्लीमेंटेशन होगा। ये सारी चीज़ जब केंद्र बिंदु महिला बन जाएगी तो बहुत सुधार के भी आसार मिलेंगे। आसार इसलिए मिलेंगे, हो सकता है कि पुरुष को ये अच्छा ना लगे मैं बोल रही हूँ, तो इसलिए लगे कि जहाँ भी महिला पहुँची उसने कार्य करके अपने आप को साबित करके बताया कि मैं ये कार्य कर सकती हूँ, मैं ये समाज को ये दे सकती हूँ। और महिला का मन बायोलॉजिकली भी अगर हम देखें तो बहुत सरल और सुलभ होता है, ममता से भरी होती है, वो कर सकती है ये सारी चीज़ें। और जो मल्टीटास्कर का नाम एक हम लोग आजकल सुनते हैं इस कॉरपोरेट वर्ल्ड में सब जगह, तो ये मल्टीटास्कर बाय डे 1 से महिला होती है, तो कर सकती है वो। इसीलिए दावे से कहती हूँ कि आने वाले समय में आप देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ें अच्छी होंगी। प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और राजस्थान की कद्दावर महिला नेता वसुंधरा राजे, उनके साथ आपके संपर्क, आपके संबंध किस तरीके से रहे हैं और उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं, ये एक ऐसा नाम है राजनीति का हम लोग के जीवन में। जब मैं राजनीति में आई थी तो मैं अटल जी को अपना आदर्श मानती थी, क्योंकि उनके भाषण बचपन से ही सब लोग यदा कदा सुनते रहे। उनकी कविताओं को सुन के बहुत जोश आता था। कॉलेज के डिबेट में उनकी कविताओं की कुछ लाइन लेके हम लोग पढ़ा करते थे। लेकिन जब राजनीति में मैं 2003 में वसुंधरा जी का प्रवेश राजस्थान की राजनीति में हुआ। बहुत से समय से वो राजनीति कर रही थी, लेकिन डायरेक्ट रूप से राजस्थान में जब वो प्रदेश अध्यक्ष बन के आई तब हम लोग का संपर्क उनसे हुआ। देखिए, स्वाभाविक रूप से सभी अपनी जाति से बहुत प्यार करते हैं, ये सत्य है। और हम कहते हैं कि समाज में 2 ही जाति, एक महिला जाति और एक पुरुष जाति। तो महिला जाति के होने के नाते हम महिलाओं को तो बहुत लगाव और चाव हुआ कि एक ऐसी लीडर मिल रही है जो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बहुत विजनरी है, और फिर उनके साथ काम करने पे हम लोगों ने बहुत सीखने का अवसर मिला। मैं उनसे बहुत इंस्पायर हुई, क्योंकि 24 घंटा कोई कैसे काम कर सकता है विदाउट एनी टेंशन, ये हमने उनसे सीखा। कितनी बड़ी बड़ी यात्राएं चिलचिलाती हुई धूप में उन्होंने निकाली, ये सब आप लोगों ने देखा होगा। परिवर्तन यात्रा था, स्वराज यात्रा था, ये सब यात्राओं में कितने किलोमीटर, हज़ारों किलोमीटर राजस्थान को उन्होंने छाना, और ये सब काम सीखने का। और डिटर्मिनेशन बहुत था उनमें, सोच बहुत अच्छी थी कि राजस्थान कैसे विकसित हो, राजस्थान कैसे अव्वल दर्जे पे आए, ये सब चीज़ें उनमें थी। तो विजनरी लीडर से अगर आपका संपर्क होता है तो हम लोग के लिए तो बहुत ही आदर्श स्वरूप हैं वो, और महिला हैं तो बहुत ज़्यादा गर्व होता है ऐसी नेता को देख के। हार मानने वाली महिला जल्दी नहीं है, वो ज़िद्दी हैं। बहुत अच्छे से राजस्थान को जब वो बीमारू राज्य से निकालना था तो वो अड़ गई थी, और उस क्रम से राजस्थान निकला भी बाहर उनके शासनकाल में। उन्होंने कई एग्जाम्पल्स दिए जो देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी, जैसे अन्नपूर्णा योजना थी, जैसे महिलाओं के लिए भामाशाह योजना, महिलाओं के परिवार को मुखिया बनाने वाली योजना, ये सारी चीज़ें माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी बहुत पसंद किया था उनकी। तो ये सब चीज़ें थी जो हमें बहुत, मेरा तो बहुत लगाव उनसे रहा और मैं बहुत कुछ सीखी हूँ उनसे।
एक लव जिहाद, 3 तलाक जैसे जो कानून बने, लव जिहाद को लेकर भी बनाया, 3 तलाक को लेकर कानून बनाए, इसका असर धरातल पर किस तरीके से आप देख रही हैं और क्या लगता है ये जो कानून है वाकई में काम कर रहे हैं? देखिए, मैं आपको बताऊंगी कि इस ट्रिपल तलाक पे और लव जिहाद पे भी हमने काम किया था। क्योंकि अपना मेवात क्षेत्र अगर आप जाएंगे, अब तो मेवात से निकल के कई जगह ये लव जिहाद वाला फैल गया है, इस पे भी हम लोगों ने बहुत काम किया था। पहले मैं ट्रिपल तलाक पे आपको बताना चाहूँगी कि उस समय मैं आयोग में ही थी जब ये ट्रिपल जन जागरण हम लोग चला रहे थे, मुस्लिम महिलाओं से बात करना। बहुत सारे हमारे जो सदर के इंचार्ज होते हैं, इनके मस्जिद इंचार्ज, उनको मौलाना बोलते हैं, उन सब लोगों से संपर्क करके उनको राजी करना, उनको बताना कि ये ट्रिपल तलाक से क्या होगा। देखिए, एक देश है ये जहाँ महिला शक्ति है और इस शक्ति में 2 तरह का व्यवहार हो, सलमा के साथ कुछ और हो और सीता के साथ कुछ और हो। ये कैसे स्वीकार होगा जब हम कहते हैं कि एक देश, एक विधान, एक संविधान, और वहाँ हम सलमा तो पीड़ित हो रही है इस वैवाहिक व्यवस्था में और सीता जाके कोर्ट से न्याय करा के अपने पक्ष में निर्णय लेके आ रही है और सुखद स्थिति जी रही है। तो इसको तो बदलना बहुत ज़रूरी था। और मुस्लिम महिलाओं की स्थिति इतनी दयनीय थी, ट्रिपल तलाक से लेके हलाला तक की एक कहानी इतनी दर्दनाक थी जिसमें महिला कितनी बार मरती होगी। मैं यही सोचती हूँ, एक सिंपल सी छोटी सी घटना पे तलाक और जीवन बदल जाता है। फिर हलाला के दौर से गुजरो, फिर ये करो, तो बहुत बुरा था। और मुझे बहुत खुशी है कि राजस्थान में हमें मुस्लिम महिलाओं का बहुत सपोर्ट मिला और इसीलिए पूरे देश में ये कानून लागू हो सका। और कानून लागू होने के बाद आप आज मुस्लिम बहनों से मिलिए, बहुत खुश होती हैं। अब उनको ना कोई डरा सकता है, ना कोई धमका सकता है। कानून सबके लिए एक समान है और सुखद जीवन जी रही हैं। और हम भी देख रहे हैं, क्योंकि कई केसेस जो हमारे पास बहुत आते थे, अब वो केसेस आना बंद हो गए। बहुत फ़र्क पड़ा है और ये बहुत प्रोग्रेसिव है उन बहनों के लिए जो कुएं का मेढक बन के रह गई थी, अपनी ज़िंदगी को कुएं में ही तलाश रही थी। अब उनको उड़ने का अवसर मिला है, पंख खुले हैं उनके, समान कदम से कदम मिला के हम सब आगे बढ़ रहे हैं। और आज कई मुस्लिम लड़कियों को आप देखेंगे कि अच्छे एग्ज़ाम में स्कोर कर रही हैं, अच्छे पदों पे बैठी हुई हैं। तो ट्रिपल तलाक से बहुत राहत मिली है। दूसरा, आपने लव जिहाद कहा। लव जिहाद एक ऐसा रोग है हमारे समाज का जिसको रोकना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे बहरूपीय लोग बन के इस लव जिहाद के खेल को खेलते हैं। रियल टारगेट कुछ और है और इसमें फंडिंग बाहर से भी हो रही है, देश से ही नहीं हो रही है। और ये एक धर्म का ऐसा कुचक्र रचा जा रहा है जो लोग, देश के सारे मुसलमान खराब हैं मैं ऐसा नहीं कह सकती। देश के बहुत ही अच्छे मुसलमान हैं जो देश में भारत को प्यार करते हैं और भारत की संस्कृति के साथ आगे बढ़ते हैं। लेकिन बहुत ऐसे कुचक्रकारी लोग हैं जो बाहर के लोग हैं, जो इस देश के ताना बाना को ख़राब करना चाहते हैं। वही लोग लव जिहाद के नाम पे फंडिंग करके हमारी मासूम बहन बेटियों को बहका के, बरगला के और फिर समाज में अपनी संख्या बढ़ाने के लिए उनका उद्देश्य है कि जो हम लव जिहाद के पीछे जो मकसद है वो भी आपको पता होगा कि वो क्यों कर रहे हैं। सिर की गिनती कराना चाहते हैं। इस लोकतंत्र में जो हमारा देश है, लोकतांत्रिक देश है, इसको धर्म के आधार पे विभाजन हो चुका था, पाकिस्तान बन चुका था, लेकिन भारत धर्म के आधार पे विभाजित नहीं हुआ था। इसकी अपनी संघनिष्ठा है, इसकी अपनी लोकतंत्र है और उसी लोकतंत्र पे ये देश है जहाँ हर जाति, हर समाज के लोग, अपने हर धर्म के लोग अपनी व्यवस्था से रह सकते हैं। उसको तोड़ने की जैसा गजनवी, क्या वो बोलते हैं, क्या वो शब्द है, वो बनाना चाहते हैं कि हम लव जिहाद करके परिवर्तन करें, फिर बच्चे पैदा करके संख्या बढ़ाएं और एक समय आए कि फिर हम उस मुगल काल की ओर जाएं। ये चेष्टा करने वाले, हाँ बस इस्लामिक कह सकते हैं आप, कि इस्लामिक कंट्री बनाएं। तो ये होने वाला नहीं है। भारत में करते रहे इक्के दुक्के, उनके खिलाफ बहुत सख्त कानून भी हो रहा है। अब थोड़ा बहुत परिवर्तन, पहले तो कानून ही नहीं था कि इनके खिलाफ हम क्या कर सकते हैं, पकड़ लिए ये कर लिए, लेकिन अब बहुत सख्त कानून है। संपत्ति भी जब्त हो रही है, उनके मकान भी तोड़े जा रहे हैं, उनको कारावास की बहुत सख्त सज़ा दी जा रही है, जुर्माना भी बहुत ज़्यादा है, सामाजिक बहिष्कार भी है। ये सारी चीज़ें, कई चीज़ें हैं जो समय बदलाव होगा। सब लोग सजग भी हुए हैं, सावधान भी हुए हैं। हमारी बेटियां जो गुमराह हो रही थी उनकी काउंसलिंग भी हम लोग बहुत कर रहे हैं। सारी चीज़ें हैं, तो बदलेगा समय। लेकिन एक मुद्दा जो काफ़ी प्रखर रहा है और काफ़ी लंबे समय से, दशकों से चल रहा है, वो है दहेज प्रथा का। लेकिन दहेज को लेकर हम ना तो कोई मजबूत कानून बना पा रहे हैं और आज भी एक समाज नहीं है, लगभग सारे समाजों में, एक लोअर में अगर कम जाएं तो वहाँ इतना नहीं है,
लेकिन अपर समाज में देखा जाए तो दहेज प्रथा को लेकर काफी परेशानियां आकाश जी, हैं। ये कैसे खत्म किया जाएगा दहेज का इसको? दंश बहुत खराब है। और पिछले दशकों की बात करें तो हमने कई बेटियों को बलि पे चढ़ते हुए देखा है, पंखे के झूले से क्योंकि झूलते, अपराध का ये मूल आग है। में जलते। बिल्कुल, जो घरेलू हिंसा का कारण ही दहेज है। मेन पहला तो यही है। पति के अफेयर और ये सब चीज़ें तो बात की चीज़ है। पहले तो दहेज ही घर में सास ससुर ननद देवर देवरानी ये सब पूरा ताना बाना है, उसमें दहेज एक मूल चीज़ है। दहेज बहुत दर्दनाक है। दहेज के लिए कानून की बात आपने कही तो कानून तो बना हुआ है, लेकिन इसको सामाजिक स्वीकार्यता लोगों ने ऐसे कर ली है कि दहेज लेना हमारा राइट है, दहेज हम नहीं लेंगे तो सोसाइटी में हमारा नाम नहीं होगा। हम इतने लाख का दहेज, बेटी वाले भी ये सोचते हैं कि हम इतने लाख का दहेज दे रहे हैं, इतने सामान दे रहे हैं, हमारा समाज में बड़ा मतलब मेरी इज्जत और प्रतिष्ठा बढ़ेगी। कि लड़की के बाप को भी दहेज देने में बहुत आनंद आता है, ये हकीकत है। ये हो सकता है कि सुनने वालों को अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन ये भी हकीकत है। और एक बाप वो भी है जो मजबूरी में, चूंकि लड़के के बाप का बन गया कि भाई हाँ लद जाता है। ये दोनों दृश्य हम समाज में देखते हैं। तो ये जब तक हम मूल रूप से मन से नहीं प्रण करेंगे ना, लड़की के प्रतिज्ञा लड़की के बाप को ही करनी चाहिए, क्योंकि लड़के को लड़की तो चाहिए, घर को बहू भी चाहिए। घर में बहू के बगैर समाज नहीं चलेगा, आपका वंश नहीं चलेगा। तो लड़की के पिता अगर संकल्प कर ले, और कई पिता संकल्प कर रहे हैं, पढ़ा लिखा रहे हैं अपनी बेटियों को, और शादियां हो भी रही है उनकी मर्जी से, तो वो संकल्प कर लें कि हम बिना दहेज 1 रुपया भी दान के रूप में नहीं देंगे, हम अपनी बेटी का कन्यादान नहीं करेंगे। ये कन्यादान की आड़ में जो दहेज का खेल होता है, इसको बंद करना चाहिए। कन्यादान एक उस विधि की ओर लंबी हो जाएगी जो कन्यादान हमारी शास्त्रों में है। उस कन्यादान को दहेज के दान के साथ जोड़ के देखा जाता है, जो गलत है। कन्यादान का अर्थ ही अलग है। मैं अभी बोलूँगी तो आपका समय बहुत लग जाएगा कि कन्यादान का असल स्थिति क्या होती है, लेकिन कन्यादान को लोग दहेज दान के साथ देख के जो देखते हैं, ये माँ बाप, लड़की के माता पिता को संकल्प करना चाहिए। बेटी आपकी है, बेटी को आप इतना सक्षम बना दीजिए कि लड़के मांगने आए आपको, क्योंकि और मांगने आए तो आपको दहेज की कल्पना करनी नहीं है। लेकिन माँ बाप ही नहीं करते ना, 16-17 साल में ही सोचते हैं बेटी बोझ है, ब्याह करके भेज दो। ये सारी चीजें निकालनी पड़ेगी अपने मन से, तभी मानसिकता ही ऐसी बन गई, नहीं पैसे वाले को ब्याना है भाई। हाँ, नहीं लड़की भी अब तो कभी कभी तो मैं ये भी देखती हूँ समाज में कि लड़की भी चॉइस देती है कि मेरे इस क्लास का मेरा फैमिली होना चाहिए। हाँ, जब लड़का लड़की मिलते हैं, कई किस्से हमारे पास आते थे कि लड़का लड़की मिलते हैं तो भाई तुम्हारे पास कितना बैंक बैलेंस है, तुम्हारी क्या बैकग्राउंड है, कितना लैंड है, ये लड़कियां पूछती हैं, अपनी सिक्योरिटी के लिए पूछती होंगी। हाँ, यही मानसिकता, तो यही चीज तो जो समाज के सोसेबाजी है ना, कि एक जीवन रेखा जो है कि एक बहुत हाई फाई है और एक बहुत लो है, तो ये गैप बहुत ज्यादा है। तो हर को उन्नति अच्छी लगती है कि मेरी शोहरत, पैसा, ये जो लालच आया है ना मन में, मने जो इंसानियत के बिंदु थे कि अच्छा इंसान बनना है, वो बिंदु तो खत्म होता जा रहा है। हमें अधिक पैसा वाला बनना है, हमें बहुत तरक्की करके आगे बढ़ना है, ये जो भावना आ गई समाज में ना, यही दूषित करती है, यही कारण है। सिया गोयल और केतन वाला जो मामला था, घबरा, दोनों पैसे वाले लोग, लेकिन उसकी आदतें ऐसी थी उस बच्ची की, जब नहीं बोलना चाहिए कि लड़की है, लेकिन उनके पेरेंट का बॉर्न एंड ब्रॉट अप इतना खराब उस बच्ची का उन्होंने किया था कि उसकी जो कहानियां आ रही हैं वो दिखाती है सारी चीजें। उस बेचारे केतन की क्या गलती थी, कह देती नहीं करना है, उससे पैसे भी ऐट रही थी और उसको मार भी दिया। तो ये तो एक क्रिमिनल, हम अपने घर में क्रिमिनल तैयार कर रहे हैं ना। हमारे घर में हमारी अगर बेटी है तो अगर जयपुर के उस केस को देखेंगे जो माँ को मार दी नौकरी के चक्कर में, और अब तो आ रहा था कि बाप को भी शायद कुछ ऐसा ही किया था, तो ऐसा ही कुछ था, तो हम अपने घर में अपनी बेटी नहीं पाल रहे हैं, हम एक क्रिमिनल को पाल रहे हैं, और हम ही ने बनाया उसको क्रिमिनल, हम ही ने उसको बॉर्न एंड ब्रॉट अप ऐसा किया। तो आपको अपने बच्चों पे पूरी जो मैं कहूँ कि चौकीदारी तो नहीं कह सकती, पर पूरी चौकसी के साथ अपने बच्चों को पालना चाहिए और देखना चाहिए कि बच्चा कहाँ जा रहा है, क्या जा रहा है, किसकी संगत में। आजकल हमने एकदम छोड़ दिया है, पूरे समय हमने अपने भाइयों पे अपने बच्चों को छोड़ देते हैं, फिर दोस्तों पे छोड़ देते हैं, होटल क्लब पार्टी सब चीज़ कीजिए, लेकिन एक मर्यादा, एक सीमा में कीजिए। मैं किसी चीज़ का विरोध नहीं करती कि ये नहीं कीजिए, वो नहीं कीजिए, ये कपड़े पहनिए, वो कपड़े पहनिए, लेकिन हर चीज़ एक मर्यादा से होनी चाहिए। और उस मर्यादा में अगर अपने जीवन को हम रखते हैं तो मुझे नहीं लगता कि उस परिवार में कोई परेशानी भी है। लोगों की एक धारणा होती है, जैसे ये मामले हुए, सिया केतन का हुआ, चाहे आयुषी वाला हुआ, कहते हैं कि परिवार से ही सब कुछ मिलता है, परिवार से सीखने को मिलता है। लेकिन मेरा खुद का ये मानना है, या मैं इस तरीके से एक चीज़ विचार आता है कि
क्योंकि आजकल बच्चे तो मोस्टली टाइम बाहर रहते हैं, पड़ोसियों के साथ रह रहे हैं, दोस्तों के साथ रह रहे हैं और लोगों के साथ रह रहे हैं, तो माँ बाप से सीखने को वक्त कहाँ मिल रहा है? यही तो मूल है। इसी पे तो हम सबको हैमर करना चाहिए कि माँ बाप अपने बच्चों के साथ समय नहीं बिता रहे हैं। लेकिन आप माँ बाप को दोष नहीं दे सकते ना। क्यों नहीं दे सकते? आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? माँ बाप को जब देखिए, एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ मैं। आज मैं माँ हूँ। मैं जब अपनी राजनीति के कैरियर पे थी तो शुरुआती दौर में तो मुझे संतान पैदा हुई, मान लें मेरा बेटा हुआ। अब मैं उस बेटे को 6 महीने पालने में छोड़ के अपनी राजनीतिक डगर पे भटकती रहूं, अपने कैरियर को ढूंढती रहूं, तो मेरे बेटे का तो कैरियर खत्म हो गया ना। आज मेरी बहू है, मैं एग्जाम्पल देती हूँ, आज मेरी बहू है, वो कनौडिया में पढ़ाती थी, बेबी हुई, हमारे घर पोती आई, उसने अपनी नौकरी छोड़ दी और अपने बच्चे को पाल रही है। और 2, 3, 4 साल का जो फाउंडेशन होता है, जिसको हम लोग कहते हैं ना फाउंडेशन, 5 साल 6 साल तक बच्चों का अगर फाउंडेशन अच्छा हो जाए ना, तो मुझे नहीं लगता कि फिर किसी स्पेशल ज्ञान की या स्पेशल कोर्स की ज़रूरत होती है। वो हम नहीं करते हैं। जिस समय हमें स्पेशल अटेंशन अपने बच्चे को देना चाहिए। अब आपका बच्चा सारा दिन बाहर है, क्लब में है, होटल में है, खेल कूद में है या जहाँ भी है, तो आप निगरानी तो रखोगे या आप छोड़ दोगे? ये माँ बाप होने का कर्तव्य आप नहीं निभाओगे या दूसरे पे ही छोड़ दिए कि आप ही निर्माण करो हमारे बच्चे का। तो इसीलिए ये सब चीज़ें हो रही है। मैं तो कहती हूँ कि टोटली माँ बाप की पूरी जिम्मेदारी है, परिवार की पूरी जिम्मेदारी। एक बच्चा जब गोद से कोख से ज़मीन पे आता है तो वो ख़राब बन के नहीं आता है। वो एक हमारी तरह ही हाड़ मांस का टुकड़ा होता है जिसको हमें गढ़ना होता है। यदि हमने गढ़ने का काम छोड़ दिया तो ठीक है, वो फिर वैसा ही बनेगा, जिसकी संगत में रहेगा, जहाँ जाएगा वैसा ही बनेगा। मिट्टी का एक टुकड़ा ही तो होता है, उसी को तो गढ़ते हैं हम। अगर कुम्हार कोई घड़ा बनाता है तो पूरी तन्मयता से बनाता है तो कितना सुंदर घड़ा बन के तैयार होता है। और अगर थोड़ी लापरवाही कर दे, इधर उधर देख ले, टाइम नहीं दे, तो घड़ा टेढ़ा मेढ़ा भी हो जाता है, घड़ा में छेद भी हो जाता है। तो इसी तरह है बच्चों का जीवन। तो ये जिम्मेदारी से हम नहीं भाग सकते, आज की जनरेशन हो या कल की जनरेशन हो। कल की जनरेशन की बात आती है तो कल की जनरेशन में कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन पुराने लोग कहते हैं कि भाई ये नारा तो अब बेकार हो गया, क्योंकि जितना बेटियों को पढ़ाया जा रहा है उतना ज़्यादा चीज़ें बढ़ रही हैं। इस मुद्दे पे क्या बोलेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब ये घटनाएं बहुत ही ब्रूटल हो गई हैं जो हमारे सामने आती हैं, जो हमको हिला देती हैं। लेकिन बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान बहुत ही, मैं कहती हूँ, ज़रूरी था। क्योंकि अगर महिलाओं को आप सशक्त करने की राजनीतिक पार्टियां बात करती है तो इसको मजबूत करने की भी आवश्यकता थी। इसीलिए अगर हम 2014 के बाद से बदलते भारत को देखते हैं तो हमें नज़र आएगा कि जो हमारी बेटियों का जो जन्म दर है उसमें बहुत, मृत्यु दर बहुत कम हुआ और हम बेटियाँ सर्वाइव करने लगी। और हरियाणा और राजस्थान की तुलना करते हैं रेशियो में, लड़के और लड़कियों में, तो हम बराबर के करीब आ गए हैं, जो काफ़ी बुरा था। तो ये तो बहुत ज़रूरी था और इसमें सुधार भी हुआ है। लेकिन ये कह के कि हम ब्रूटल घटना देख रहे हैं तो बेटियों को पढ़ाना बंद कर देंगे या बेटियों को लिखाना बंद कर देंगे या बाहर, ये गलत है। आपको जो करना है उस पर ध्यान दीजिए। जो मैं कहना चाह रही हूँ, ये लोग समझते नहीं हैं कि बेटियों को पढ़ाने छोड़ देंगे, साहब पढ़ लिख गई इसलिए ख़राब होगी। पढ़ लिख गई इसलिए ख़राब नहीं हुई है। उसकी जो मॉरल शिक्षा होनी चाहिए थी घर में, प्रारंभिक शिक्षा जो होनी चाहिए थी, वो अच्छी नहीं हुई। जो एक अच्छा इंसान गढ़ने का काम माता पिता करते हैं 1 साल की उम्र से लेके 5-6 साल तक, वो उम्र में अगर उसको सही चीज़ नहीं मिलता है, अपने परिवार में वो वातावरण नहीं दिखता है, पिताजी अपनी माताजी वाइफ से लड़ रहे हैं, भाई बहन झगड़ रहे हैं, दादा दादी लड़ रहे हैं, घर में पूरा कलेश का माहौल है, वो देखता है तो बच्चा फ्रस्ट्रेटेड होता है। तो वो माहौल से बच्चा बाहर जाएगा तो वैसा ही बनेगा। तो बच्चा घर में आया है तो आप एक नया जीवन लाए हो, आपको पूरी तन्मयता, पूरा समय और पूरी कंसंट्रेशन जो कहते हैं ना, उससे बच्चे को पालना चाहिए। कि यही नहीं कि हो गया बच्चा पल जाएगा, ये हो जाए, ऐसा नहीं होता है। मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूँ जो ये कहते हैं कि पढ़ी लिखी लड़कियाँ ही अपराध का कारण है। इसका मैं घोर भर्त्सना करती हूँ। पढ़ा लिखा और ये सब चीज़ें नहीं है, ये तो आपका बॉर्न एंड ब्रॉट अप पे सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। कम समय, हमारे पास समय का अभाव है और लास्ट आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहूँगा कि आखिरी बार आप कब रोए थे? देखिए, मैं ह्यूमन बीइंग हूँ, बहुत इमोशनल हूँ और अगर मुझ में इमोशन है तो मेरे साथ आंसू भी बराबर रहने चाहिए। अगर मेरे आंसू सूख जाते हैं तो वो मुझे लगता है कि बहुत सुखद स्थिति नहीं है। आखिरी बार का आप पूछेंगे, मैंने कई बार मैं रोई हूँ आखिरी बार, और मैं कई बार रोना चाहती हूँ, क्योंकि आंसू नहीं निकलेंगे तो मन के गुबार भी नहीं निकलते हैं, इसलिए आंसू नहीं बंद होने चाहिए। लेकिन आखिरी बार मैं अभी, अगर आप पूछेंगे, जो मुझे बहुत ही पीड़ा, बहुत ही कष्ट, मेरे पिता की मृत्यु हुई थी, क्योंकि मैं पिता से बहुत जुड़ी हुई थी। लास्ट ईयर मई की बात है ये।
मेरे पिता की देहांत हुआ था और हमें लग रहा था कि अभी मेरे पापा सरवाइव करेंगे, वो रोना बहुत ख़तरनाक था। उसके बाद मैं नहीं रोई हूँ अभी तक। तो वो मुझे बहुत अंदर तक तोड़ दिया था और उसको याद करके कई बार रो लेती हूँ मैं अभी इन दिनों। और ऐसी कोई विशेष घटना तो नहीं याद आ रही है, वही एक घटना थी जो मुझे बहुत रुला गई। नहीं तो मैं तो कई बार खुश होती हूँ, आप बिलीव नहीं करेंगे, हंसते हंसते मैं रोने लगती हूँ कि खुशी में भी आंसू निकल आना जो कहते हैं ना। तो मैं जब बहुत खुश होती हूँ तो भी मेरे आंखों से आंसू निकल आता है मेरे साथ। पर्टिकुलर मैं अपनी बात बता सकती हूँ। आज की भारतीय जनता पार्टी किस दिशा में जा रही है और आप अपने भविष्य को लेकर क्या विजन देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की यदि मैं बात करूं, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 में हुई थी और तब से, चूँकि हमारी पार्टी का मूल सिद्धांत यही है कि राष्ट्र पहले, अंतिम माने प्रथम राष्ट्र फिर सब कुछ, तो उसी अवधारणा से हमारी पार्टी की संरचना हुई और पार्टी को बहुत अच्छे हमारे पार्टी के जो निर्माता लोग थे उन्होंने दिशा दी। और अब तो मोदी जी के युग में पार्टी, आप देख रहे हैं, अगर संगठनात्मक स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो भारत नेशन फर्स्ट के उस रोल मॉडल पे ही हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और बूथ तक हमारा एक जो स्ट्रक्चर है और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में आज हम स्थापित हो गए। ये सामान्य सफ़र नहीं था। कहाँ लोकसभा में हम 2 से 84 से फिर 403 और बहुत लंबा सफ़र हमने तय किया। तो बहुत सुखद यात्रा है और सबसे अच्छी बात यह है कि उन इतने लंबे यात्रा में भी हमने अपने मूल सिद्धांतों को नहीं छोड़ा, जो हमारी पार्टी का बीज मंत्र था कि राष्ट्र प्रथम, राष्ट्र के लिए समर्पित, उसी कार्य को लेके देश के निर्माण में गरीब को गणेश मान के जो काम करना, उसी कार्य को लेके हम लोग आगे बढ़े। और मोदी जी ने तो इसकी पराकाष्ठा कर दी, श्रम की प्रकाष्ठा की कि अगर आप देश के प्रधान बनते हैं तो सेवक बन के कैसे काम किया जाता है और गरीब को गणेश मान के कैसे जन कल्याणकारी योजनाएं बनती है, उसकी पराकाष्ठा हो गई। देश को, दुनिया इसको देखने आ रही है, रिसर्च करने आ रही है कि कैसे ये सब चीज़ें हो रही है भारत देश में। और जहाँ तक इस परिदृश्य में मैं अपने आप को कहाँ देखती हूँ, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मैं भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूँ और मैं अभी तक भारतीय जनता पार्टी के साथ काम कर रही हूँ। मेरा भविष्य मुझे बहुत सुरक्षित और उज्जवल दिखता है भारतीय जनता पार्टी में। अगर अभी चुनाव लड़ने का अवसर मिलेगा तो एमपी का चुनाव लड़ना पसंद करेंगे या विधायक का? मैं तो देखिए चुनाव लड़ना चाहती हूँ, झूठ नहीं बोलूँगी। मैं कोई साधु संत तो हूँ नहीं कि निर्विकार होकर मैं यहाँ कीर्तन करने आई हूँ, ताल झाल बजाऊँगी, ऐसा नहीं है। काम करने आई हूँ तो हमारा कार्य हमें मालूम है, तो हमें हमारा राइट भी मालूम होना चाहिए, मेरा उद्देश्य भी हमें पता होना चाहिए। उद्देश्य अगर पार्टी अवसर देगी, जहाँ भी अवसर देगी पार्टी, और मुझे मालूम है कि पार्टी की वो आँख जो सब कार्यकर्ता को देखती है, मुझे भी देख रही होगी। तो लोकसभा हो, विधानसभा हो, कोई भी हो, जहाँ अवसर देगी मैं वहाँ जाना पसंद करूँगी। एमएलए का चुनाव लड़े तो सांगानेर सीट या फिर मालवीय नगर सीट? मेरा कार्य क्षेत्र मालवीय नगर है जी। तो अगर आप कालीचरण शराब जी वहाँ पर, हाँ बिल्कुल, कालीचरण जी हैं किस तरीके से बीट कर पाए? वो आगे बहुत तगड़ा है, वो आगे की बात है, वो कह नहीं सकती। पार्टी आदेश करेगी तभी चुनाव लड़ूंगी, लेकिन मेरा कार्य क्षेत्र मालवीय नगर है तो स्वाभाविक रूप से मैं मालवीय नगर को ही देख रही हूँ। सुमन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस खास बातचीत के लिए, और कई सवालों के जवाब हमें मिले महिला सुरक्षाओं को लेके और कई मुद्दों पर, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। सुमन शर्मा जी ने आज कई सवालों के सीधे जवाब दिए, उसके लिए उनका बहुत बहुत आभार। इस बातचीत के बाद हम यही कहना चाहेंगे कि बदलाव की राह मुश्किल सही मगर चलना जरूरी है। सिर्फ कानून नहीं, सोच का बदलना भी जरूरी है। जब हर बेटी खुद को सुरक्षित महसूस करेगी तभी तो विकास की तस्वीर पूरी होगी। महिलाओं की सुरक्षा किसी एक दल या सरकार का मुद्दा नहीं है, यह समाज, प्रशासन, न्याय व्यवस्था और राजनीतिक इच्छा शक्ति सभी की संयुक्त जिम्मेदारी है। मैं हूं आकाश अग्रवाल और आप देख रहे थे NSC9 न्यूज, क्योंकि हम सवाल उठाते रहेंगे, सच दिखाते रहेंगे, सत्ता हो या व्यवस्था, आईना बताते रहेंगे। मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे एक नई शख्सियत, नए मुद्दे और नए सवालों के साथ।